हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आप लोग को हम इंट्रोडक्शन दिए थे। देखिए, आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। और जो बच्चे नए नए मेरे ग्रुप में जुड़ रहे हैं वैसे बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को क्या कर लेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो भी वीडियो जाएगा, जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे वो सीधे आप लोग पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आज का वीडियो अपलोड हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए आते हैं आज के मुद्दा पर। हम लोग चलते हैं, यानी हम चलते हैं। देखिए, आज आप लोग को हम बताएंगे 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, यानी एक तरह का 11th का सिलेबस। एक और बात बोल दे रहे हैं, देखिए अभी हम आज के वीडियो में हिंदी मीडियम में बता रहे हैं। आप लोग मेरे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके बोल दीजिएगा, सर हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। हम देखेंगे कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं। फिर से अगर मालूम चल जाएगा मुझे इंग्लिश मीडियम के बच्चे यानी सीबीएसई के बच्चे हैं, तो हम अलग से क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। अलग से इंग्लिश मीडियम का अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे। समझ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम का अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए देखिए, आते हैं सिलेबस। देखिए यहाँ पर जो हम सिलेबस लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। देखिए पहला में चैप्टर क्या पढ़ना है, समूच, यानी इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। पहला पढ़ना है समूच, इसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। दूसरा पढ़ना है संबंध, इंग्लिश में रिलेशंस। तीसरा फलन, इंग्लिश में फंक्शन। चौथा कोण और उनके माप, एंगल्स एंड दियर मेजर। पांचवा त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। छठवा त्रिकोणमितीय फलन और उनका हल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दियर सॉल्यूशन। सातवां गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आठवां पढ़ना है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नौवां पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10वां पढ़ना है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनक्वालिटीज। 5वां क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 12 द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। 13 अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। चौथा सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। 13 अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। 14 सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। 15वां शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन। यानी हमें देखिए 20 गो चैप्टर पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। ऐसे देखिएगा एनसीईआरटी में 16 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कितना दिया है, 16। हम यहाँ पर क्या किए हैं, 2-3, जैसे यहाँ पर हम बढ़ गए। जैसे एनसीईआरटी में देखिएगा संबंध फलन को एक ही में दे दिया है, संबंध फलन को एक ही में हम यहाँ पर तोड़कर बढ़ा दिए हैं। समझ रहे हैं, तोड़कर क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं 20 गो। और 5 गो देखिए बोर्ड पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, और हम 5 गो लिख रहे हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है हमें। समझ गए? देखिए एक बात आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसमें कौन कौन चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके तहत पढ़ना रहता है। तो देखिए, तो समूच, मेरी बात समझिए, समूच एक अलग अपना चैप्टर हो गया। संबंध फलन, संबंध भी अलग हो गया। फलन कोण और उनके माप, त्रिकोणमितीय फलन और उनका हल, ये सब फलन के तहत पढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलन के। क्या बोलेंगे यहाँ तक, फलन। क्या बोलेंगे, फलन। और यहाँ से देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी 7 से लेकर कहाँ तक, 7 से लेकर 13 तक, ये सब बीज गणित के अंदर आता है, यानी अलजेब्रा के अंदर आता है। ये सब किसके अंदर आता है, अलजेब्रा यानी बीज गणित के अंदर आता है। यानी 7 से लेकर 13 तक किसके अंदर आता है, अलजेब्रा के।
यानी बीजगणित। समझ गए। और देखिए सरल रेखाएं शंकु परिच्छेद नियामक ज्यामिति के, किसके अंदर आता है? नियामक ज्यामिति के। इसको हम लोग बोलते हैं नियामक ज्यामिति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गए। यानी इसमें यहाँ तक ये देखिए तो फलन, कोण, त्रिकोणमितीय फलन सब किसके अंदर आएगा? और देखिए फलन, कोण, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का हल सब ये फलन के तहत आएगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत से लेकर और यहाँ तक अनुक्रम और श्रेणी तक सब बीजगणित यानी अलजेब्रा के तहत आएगा। समझ रहे हैं। सरल रेखा, शंकु परिच्छेद सब ये नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत आएगा। और 5 गो उसको हम लिखवा रहे हैं। देखिए 5 गो क्या क्या है यहाँ पर उसको लिखवा रहे हैं। देखिए और 5 16 है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये फिर 17 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा एंड अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये उसके बाद गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर है 19 सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। 20 है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को। क्या ध्यान देना? देखिए ये तो त्रिविमीय ज्यामिति है, इसका आधा पार्ट हमें 12th में पढ़ना है। आधा पार्ट किसमें पढ़ना है? 12th में। और ये देखिए ये सीमा और अवकलज, ये कैलकुलस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलकुलस। सीमा और अवकलज को क्या बोलते हैं? कैलकुलस। इसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी, प्रायिकता आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। पढ़े कि नहीं पढ़े? सांख्यिकी और प्रायिकता 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। उसी को थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार कर दिया है। समझ गए। यानी आप लोग ये समझ गए कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, यानी आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी सेट। यानी कौन सा चैप्टर? पहला समुच्चय। देखिए कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका हम लोग क्या जानते हैं? उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं, यानी उसके बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं। समझ रहे ना। पहला कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो देखिए पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय या समुच्चय का सिद्धांत। इसको देखिए समुच्चय क्या बोलते हैं? इसको समुच्चय या समुच्चय का सिद्धांत। समुच्चय का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स और सेट थ्योरी यही बोलते हैं समुच्चय या समुच्चय का सिद्धांत। एक बात आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, यूट्यूब पर जो वीडियो डाल रहे हैं वो हम अपने क्लासरूम से नहीं डालते हैं, वो घर पर बनाते हैं। गांव से भी बना रहे हैं, लॉकडाउन में गांव से ही बनाकर हम वीडियो डालते हैं इस टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए जो वीडियो जो डाल रहे हैं हम अपने गांव से ही बनाकर डाल रहे हैं, क्लासरूम से नहीं डाल रहे हैं। समझ रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, वीडियो बनाकर पढ़ाने में। अगल बगल लोग देखते हैं, मेरे गाँव अगल बगल लोग थोड़ा शोर भी हो जाता है। खैर वो सब जानिए। देखिए हम क्या पढ़ें? समुच्चय या समुच्चय का सिद्धांत, सेट और सेट थ्योरी। तो सबसे पहले देखिए कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या? उसका परिचय। आप भी कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो उसका परिचय जानते हैं। तो देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आप लोग को। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो देखिए यहाँ पर सेट का मतलब क्या होता है, यानी परिचय आप लोग को व्यवहारिक भाषा में करा रहे हैं। आप लोग सेट का नाम कहाँ सुने होंगे? जैसे देखिए आप लोग घर में ही कोई सामान एकत्रित करते हैं, जैसे कहते हैं मैंने कपड़ा है, तो क्या कहते हैं? ये कपड़ों का सेट है, ये साड़ी का सेट है। ऐसे पढ़े कि नहीं है? यानी ये साड़ी का सेट है, ये डिनर सेट है, ये ड्रम सेट है।
ऐसे ऐसा नाम सुने होंगे ना। तो बशर्ते देखिए वही जो सेट पढ़ते हैं, जैसे साड़ी का सेट, ये साड़ी का सेट है, ये ड्रम सेट है, ये डिनर सेट है। यानी कहने का मतलब क्या है, साड़ी का सेट कहने का मतलब साड़ियों का समूह हो गया, साड़ियों का क्या हो गया, समूह हो गया। उसमें सिर्फ साड़ी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसमें धोती डाल दीजिएगा, तो जब साड़ी के समूह में धोती डाल दीजिएगा उसको साड़ी का सेट हम लोग नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, कपड़ा कहेंगे, कपड़ों का सेट कहेंगे। इसमें रहना, साड़ी का सेट नहीं कहेंगे। जब पार्टिकुलर लेंगे तो उसमें वही पार्टिकुलर ही वस्तुएं होनी चाहिए, समझ गए। जैसे डिनर सेट बोले तो डिनर सेट, तो डिनर सेट में क्या होना चाहिए, डिनर सेट की समान होना चाहिए, दूसरा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तभी उसको हम लोग सेट कहेंगे, यानी डिनर सेट कहेंगे, समझ रहे हैं। ड्रम सेट, तो ड्रम सेट में ड्रम सेट कहीं समान होना चाहिए, दूसरा उसमें नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग ड्रम सेट नहीं कहेंगे, समझ गए। यानी आप लोग व्यवहारिक भाषा में ये सब सुने होंगे, उसी व्यवहारिक, देखिए जो हम लोग व्यवहारिक भाषा में सुने उसी को गणित के रूप में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। किस रूप में पढ़ना है, गणित के रूप में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, वही सब पढ़ना है, गणित के रूप में पढ़ना है। तो गणित में अब जानते हैं क्या क्या हो सकती है, संख्याओं का समूह हो सकता है, अक्षरों का समूह हो सकता है, या कुछ वस्तुओं का समूह हो सकता है, यही ना हो सकता है। यानी कैसा समूह, जैसे साड़ी का सेट कहें तो यानी साड़ी का ही सेट होना चाहिए, यानी सभी उसमें साड़ी होना चाहिए, यानी वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। यदि हम उसमें धोती रख देंगे वो सुपरिभाषित नहीं होगा, यानी उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे, सिर्फ कपड़ों का समूह कहेंगे, समझ गए ना आप लोग। खैर वो हम जब डिफिनीसन बताएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे। अभी हम बता रहे हैं सेट, यानी इंट्रोडक्शन करवा दिए आप लोग को व्यवहारिक भाषा में, जो आप लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए जानेंगे सेट का विकास किसने किया, सेट को यानी किसने दिया, सेट का विकास किसने दिया। तो सेट का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किए थे। सेट का विकास कौन किए थे, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर किए थे सेट का। इसका खोज कैसे हुआ, तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के दौरान, जैसे आप लोग सुने होंगे वास्प इंजन, जेम्स वाट का नाम सुने होंगे। तो जेम्स वाट क्या किए थे, वास्प इंजन का खोज किए, वेपर इंजन का खोज किए थे। उनके माइंड में कैसे आ गया कि ये वेपर इंजन बनाया जा सकता है। देखे कि उनकी माँ केतली में चाय बना रही थी, केतली में चाय बना रही थी, जब केतली में वो चाय वेपर से, यानी जो चाय का जो वेपर था, यानी भाप जो था, उससे केतली का ढक्कन उठ रहा था। तभी उसके माइंड में एक विचार आ गया। क्या विचार आ गया, विचार ये आया, जब इतना भारी ढक्कन है, इतना चाय के भाप से ढक्कन जब उठ सकता है, यदि इसके हम साइज को बढ़ा दें तो और भारी वस्तुओं को उठा सकता है। उन्होंने उस पर विचार करते करते वास्प इंजन का खोज कर दिया। उन्होंने उस पर विचार करते करते क्या किए, वास्प इंजन का खोज कर दिया। ऐसे ही इन्होंने जॉर्ज कैंटर क्या किए, त्रिकोणमिति फलनों के क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। तभी हल करने के दौरान उनको एक नया कॉन्सेप्ट मिला, यानी नया सिद्धांत मिल गया। उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय का सिद्धांत। उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया हो, उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय का सिद्धांत। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, पहले ये जानेंगे, समझ रहे ना। यानी उससे पहले आप लोग ये बात बता रहे थे कि इसका खोज कैसे हुआ। इसका खोज हम बताएं अभी कैसे, त्रिकोणमिति फलनों के प्रश्नों को हल करने के दौरान इसका खोज हुआ। समझ रहे हैं, कौन खोज किए, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किए थे। देखिए ये तो समुच्चय का खोज हुआ। अब आप लोग के माइंड में ये एक बात आती होगी, समुच्चय का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए आजकल समुच्चय का प्रयोग गणित के सभी शाखाओं में करते हैं। आजकल समुच्चय का प्रयोग गणित के सभी शाखाओं में किया जाता है। जैसे देखिए यदि हम समुच्चय नहीं पढ़ेंगे तो फलन संबंध नहीं पढ़ पाएंगे और फलन नहीं पढ़ पाएंगे। इन शाखाओं में मस्ट है समुच्चय पढ़ना, समझ रहे हैं। यानी गणित के सभी शाखाओं में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए पहला हम देखिए बता रहे हैं, पहला समुच्चय का प्रतिपादन
समुच्च का प्रतिपादन जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किए थे। कौन किए थे? जॉर्ज कैंटर ने किए थे। समुच्च का प्रतिपादन खोज कौन किए थे? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किए थे। दूसरा देखिए, समुच्च का खोज त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के दौरान हुआ। कैसे हुआ? त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के दौरान हुआ। किसका खोज? समुच्च का खोज हुआ। कैसे हुआ? त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के दौरान हुआ। आइए अब इसका हम लोग डिफिनीसन जानते हैं। इसका डिफिनीसन क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो समझ गए आप लोग। तो देखिए समुच्च क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए क्या होता है इसका डिफिनीसन, सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं या अक्षरों के संग्रह को समुच्च कहते हैं। संग्रह को समुच्चय कहते हैं। किसे समुच्च कहते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं या अक्षरों के संग्रह को समुच्च कहते हैं। इसका इंग्लिश में हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ, इंग्लिश में डिफिनीशन, द कलेक्शन ऑफ well defined objects or numbers or letters is called set. उसे हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। किसको? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और नंबर्स और लेटर्स इज कॉल्ड सेट्स। समझ गए आप लोग? देखिए समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। समुच्च को किसके द्वारा सूचित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए? परिभाषित नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी वैसा वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए जो बहुत सुपरिभाषित, मतलब क्या? अच्छा से परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा से परिभाषित होना चाहिए। समझिए, अच्छे से क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सुपरिभाषित। यहाँ पर इसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं नोट में करके, नोट में समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। बड़े अक्षरों द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। समुच्च को किसके द्वारा? समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए, ये तो डिफिनीशन हो गया। अब आप लोग एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं समुच्च क्या होता है। एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग को समुच्च क्या होगा। यदि आप लोग के पास NCERT के
बुक होगी तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा। समझ गए? यदि आप लोग के पास एनसीईआरटी के बुक होगी, एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो उसी तरह से जो एग्जाम्पल बताएंगे उस टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। देखिए ये 7 एग्जाम्पल दिए हैं समुच्चय पर, यानी 7 ये क्वेश्चन दिए हैं। हमें ये बताना इसमें कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। देखिए समुच्चय के परिभाषा में बताए हैं, समुच्चय कैसा होगा? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं या अक्षरों का क्या होता है? संग्रह होता है ना। आइए ध्यान दीजिए इस पर, क्या कह रहा है पहला, ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तब प्राकृत संख्याओं का हम संग्रह कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं ना। भले अंत नहीं करेंगे लेकिन उसको एक साथ हम लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? सुपरिभाषित। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी ये प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी ये समुच्चय होगा। ये क्या होगा? समुच्चय होगा। समझ रहे हैं ना? यानी ये सेट है, ये सेट है, यानी ये सेट है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर समुच्चय है, यानी पहला क्या? ये समुच्चय है, समुच्चय है, पहला समुच्चय। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 11th के सबसे तेज छात्रों का संग्रह। सबसे तेज छात्रों का संग्रह, तो देखिए तो सबसे तेज छात्रों का संग्रह, किसको आप तेज कहिएगा? कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है, कोई विद्यार्थी दौड़ने में तेज होता है, कोई विद्यार्थी है ना खेलने में तेज होता है, कोई तो लड़ने में भी तेज होता है ना। यानी सब अपने अपने जगह पर तेज है। पढ़ने वाला कहेगा कि दौड़ने वाले से, ऐ तुम हमसे तेज है, चलो ना इतना पढ़ कर दिखाओ। तो जस्ट दौड़ने वाला कहेगा चलो तेज है तो चलो ना मेरे इतना दौड़ कर दिखाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कन्फ्यूजन। आप किसको तेज कहिएगा? किसको तेज कहिएगा? कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए जहाँ कन्फ्यूजन की बात आएगी वो सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित कब होगा? जहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तब। इसलिए समुच्चय नहीं है, यानी दूसरा समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, दूसरा समुच्चय नहीं है। अब देखिए तीसरा, देखिए गांव के औरतों का संग्रह, यानी जो गांव के औरतें हैं उनको हम संग्रहित कर सकते हैं। ऐसे भी टोले मोहल्ले के औरतें आपस में बैठकर एक दूसरे से गप्पे लड़ाती भी हैं, कर सकते हैं ना। तो यानी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। अब आइए गांव के तेज औरतों का संग्रह। तो देखिए तेज आप किसको कहिएगा? कोई औरत काम करने में तेज होती है, कोई औरत बात करने में तेज होती है, कोई औरत गीत गाने में तेज होती है, कोई पढ़ने में तेज होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कोई तो पटीदारी करने में भी तेज होती है। तो आप किसको तेज कहिएगा? तो सब अपने अपने जगह पर तेज है, मैंने सबसे तेज, यानी किसको आप तेज कहिएगा? कौन तेज है? काम करने वाली कहेगी कि हम तेज हैं, हम तेज़ी से काम करते हैं। पढ़ने वाली कहेगी कि हम तेज हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं, पढ़ने में तेज हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग समुच्चय में नहीं रखेंगे, यानी ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। अब देखिए करा विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो रहा है। क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? खतरनाक, किसी को बाघ सबसे खतरनाक लगता है, किसी को हाथी सबसे खतरनाक लगता है ना किसी व्यक्ति को। और किसी को तो मैंने खासकर लड़कियों लोग को तो बिल्ली सबसे खतरनाक लगती है, बिल्ली देखते तुरंत भाग जाती है, डर जाती है। किसी को जैसे चोर उर रहता है उसको कुत्ता खतरनाक लगता है कि नहीं लगता है? यार कुत्ता है, यहाँ पर खतरा है, खतरनाक लगता है चोर प्रवृत्ति के आदमी को। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन हो रहा है। यानी अब किसको खतरनाक कहिएगा? सब अपने अपने जगह पर खतरनाक है। तो ये भी समुच्चय नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। अब क्या करें? भारत के राज्यों का संग्रह। तो राज्य का संग्रह कर सकते हैं, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय। क्लियर हो गया? अब कह रहा है विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। आप किसको सुंदर कर सकते हैं? किसी को गोरी लड़की अच्छी लगती है, किसी को सांवली अच्छी लगती है, देखने की बात हो रही है। समझ रहे ना? समझ रहे?
मैंने सबका अपना अपना अलग पसंद होता है। जैसे एक्ट्रेस समझाएंगे, किसी को प्रियंका चोपड़ा अच्छी लगती है, किसी को ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है। आप किसको सबसे सुंदर कहिएगा? प्रियंका चोपड़ा वाला कहेगा नहीं सबसे सुंदर प्रियंका चोपड़ा है, ऐश्वर्या राय वाला कहेगा नहीं सबसे सुंदर ऐश्वर्या राय है। वहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। इसको भी लिख देंगे, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए ये बताएं, आप लोग बताएं ना, लेकिन कितने बच्चों को ये समझ में आया होगा और कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। लेकिन अब ऐसा हम टेक्निक बताने जा रहे हैं, वहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, सभी बच्चों को समझ में आएगा। सभी लोग बता दीजिएगा कौन समुच्चय और कौन समुच्चय नहीं है। आइए एक टेक्निक बता रहे हैं। तो देखिए, जिसमें विशेषता वाला शब्द दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? जिसमें विशेषता वाला शब्द दिया रहेगा वो समुच्चय नहीं होगा, और जिसमें नहीं दिया रहेगा वो समुच्चय होगा। आइए देखिए, तो पहला में प्राकृत संख्याओं का संग्रह, कोई विशेषता वाला शब्द दिया हुआ है, ऐसा नहीं कर अच्छा प्राकृत संख्याएं, बुरा प्राकृत संख्याएं, ऐसा विशेषता वाला शब्द नहीं दिया हुआ है, इसलिए समुच्चय है। अब देखो कक्षा 11th के सबसे तेज, तो देखो तो विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्या सबसे तेज, यानी विशेषता बता रहा है। कैसा जी? तो तेज छात्रों का, तो विशेषता वाला शब्द आ गया ना, तो इसलिए समुच्चय नहीं होगा। इसमें देखो गांव के औरतों का संग्रह, कोई विशेषता वाला शब्द है? नहीं है, ये समुच्चय है। तो गांव के तेज औरतों का संग्रह, देखिए यहाँ पर विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है? तेज। जो तेज जो है वो विशेषता वाला शब्द आ गया कि नहीं आ गया? तेज जो क्या आ गया? विशेषता वाला शब्द, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। इसमें देखिए विश्व के खतरनाक, यानी खतरनाक क्या कह रहा है? विशेषता बता रहा है। कैसे जानवर भाई? तो खतरनाक जानवर, ये विशेषता बता रहा है, ये समुच्चय नहीं होगा। देखिए भारत के राज्यों का संग्रह, इसमें कोई विशेषता नहीं बता रहा है, तो ये समुच्चय हो जाएगा। इसमें देखिए सुंदर लड़कियों का कह रहा है, विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा। समझ गए ना? यानी जिसमें विशेषता वाले शब्द आ जाएंगे वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे ही विशेषता वाला शब्द आएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कन्फ्यूजन होगा तो सुपरिभाषित नहीं होगा, जब सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो चलो इतना समझ गए, तो आप लोग को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जिस संग्रह में विशेषता वाले शब्द आ जाएंगे, जिसमें लिखा है ना क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में विशेषता वाला शब्द आ जाएगा वो समुच्चय नहीं रहेगा। ये एक पकड़ने का आप लोग का टेक्निक है। जैसे इसमें देखिए कोई विशेषता नहीं है तो समुच्चय है, इसमें सबसे तेज विशेषता बता रहा है, समुच्चय नहीं है। इसमें भी कोई विशेषता वाला शब्द नहीं है तो समुच्चय है, इसमें तेज विशेषता वाला शब्द है तो समुच्चय नहीं है। इसमें भी विशेषता वाला शब्द है खतरनाक, समुच्चय नहीं है। इसमें नहीं है तो समुच्चय हो गया। इसमें सुंदर विशेषता वाला शब्द, इसलिए समुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आप लोग को आज के वीडियो में इतना ही बता रहे हैं। जाने से पहले आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और जो लोग नहीं जानते होंगे व्हाट्सएप नंबर देखो लिख दे रहे हैं 9, 2 नंबर है मेरे पास, दोनों में सब किसी पर भी सेंड, दोनों व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं होमवर्क। 9117027426, एक ये है, एक है 9661765491। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग क्वेश्चन बनाकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। समझ रहे ना? व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। और एक और बात बताने जा रहे हैं, कोई भी नए लड़के आप लोगों के दोस्त हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनका नंबर क्या कीजिएगा? सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम ग्रुप में ऐड कर सकें। क्लियर है? अब आइए, ये हो गया। आप लोग को होमवर्क क्या दे रहे हैं? आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं NCERT, किस बुक के? NCERT के एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज किसका? 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल बनाना है आप लोग को। हम देखते हैं कितने लोग बना रहे हैं। NCERT के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट का टोटल आप लोग को बनाना है, और बनाकर उसका पिक लेकर इस मेरे व्हाट्सएप नंबर, इन दोनों में से किसी पर भी आप लोग को सेंड कर देना है। क्लियर हो गया? चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।